हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज सैफ अली एंड वेलकम टू M2S क्लासेस। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे। जो चैप्टर फर्स्ट, अभी हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और वो है चैप्टर फर्स्ट हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, बायो का चैप्टर फर्स्ट है ये जैव प्रक्रम और ये लेक्चर 6। और लेक्चर 6 जो है ये आज का लास्ट लेक्चर है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम जानते हैं पाचक ग्रंथियां। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी इससे पहले हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि जो भी हमारा भोजन होता है उनके पाचन करने में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। तो अब उस अंगों के बाद अब हम पढ़ेंगे कि पाचन में कौन कौन सी ग्रंथियां सहायक होती हैं। ठीक है, तो पाचन ग्रंथियां जो ऐसी ग्रंथियां जो हमारे भोजन में हमारे भोजन को पाचन के लिए रसों को स्रावित करती हैं, वो पाचन ग्रंथियां कहलाती हैं। इन पाचन ग्रंथियों में पहले नंबर पे आती है लार ग्रंथि। ठीक है, पहले नंबर पे आती है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है भाई? लार ग्रंथि जो होती है ये 3 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी मुख गुहिका में 3 जोड़ी पाई जाती है। याद रखिएगा, हमारी मुख गुहिका में इनकी संख्या जो होती है 6 होती है। 3 जोड़े में 6 संख्या होती है। ठीक है, तो जानते हैं इनको एक एक करके कौन कौन सी हमारी 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहले नंबर पे आता है कर्णपूर्व। कर्णपूर्व ग्रंथि। पहले नंबर पे आता है कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं पैरोटिड। कर्णपूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, कर्णपूर्व ग्रंथि जो होती है ये लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये लार में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जो भी हमारी लार ग्रंथियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और ये हमारे कर्णपुर, ठीक है, जो हमारे कान होते हैं, कान और कपोलों के पीछे पाई जाती है थोड़ी सी। ठीक है, यानी जो ये हमारे कान पाए जाते हैं, ठीक है, इस कान से थोड़े से पहले इनकी संरचना होती है। ठीक है, कर्णपुर ग्रंथि जो होती है इनकी संरचना जो होती है हमारे कान से थोड़े से पहले पाए जाते हैं। ये होते ऊपर, देखिए ये कान है ना, इस कान से थोड़े से पहले ऊपर पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कर्णपुर नाम से ही पता है, कर्णपुर यानी जो कान होते हैं उनसे थोड़े से पहले कर्णपुर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब कर्णपुर जो ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, और कर्णपूर्व ग्रंथि देखिए ऊपर होती है, यहाँ पे होती है, लेकिन वो क्या करती है? स्टेंशन। ठीक है, स्टेंशन एक नलिका होती है, स्टेंशन। ये स्टेंशन की नलिका के द्वारा हमारी मुख गुहिका में आकर के खुलते हैं। ये ग्रंथि होती है यहाँ ऊपर, लेकिन ये एक नलिका के द्वारा आकर के हमारी ये जो मुख गुहिका होता है ऊपर से आकर के ये हमारी मुख गुहिका में खुलते हैं और यहाँ पर जो भी लार बनते हैं वो लार आकर के यहाँ पर स्रावित होते हैं। ठीक है, और जो लार बनते हैं उनमें होता है लाइसोजाइम, टाइलिन। एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। ठीक है, टाइलिन और लाइसोजाइम जो कि हमारे मुख में, ठीक है, जो भी सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पाचन में सहायक होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं, उनको मंड को स्टार्च में बदल देते हैं, शुगर में बदलने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला था कर्णपूर्व ग्रंथि। कर्णपूर्व ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में हमारे लार में लार ग्रंथियां जो हैं उन लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये हमारे कान से पहले, यानी जो कर्ण होते हैं, कान जो होते हैं उनसे थोड़े से पहले पाई जाती है। ठीक है, थोड़ी सी पहले पाई जाती है और ये ऊपर होती है, लेकिन ये एक नलिका होती है स्टेंशन। ठीक है, स्टेंशन की नलिका के द्वारा ये हमारे मुख गुहिका में आकर के खुलती है। ठीक है, और ये जो लार होते हैं इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोजाइम और टाइलिन, 2 तरह के एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन एंजाइम होते हैं। देखिए टाइलिन जो होता है, जो भी टाइलिन एंजाइम होता है ये, ठीक है, स्टार्च को शुगर में बदल देता है, स्टार्च को चेंज कर देगा शुगर में। ठीक है, स्टार्च को जो भी हमारा मंड होगा, सरल कार्बोहाइड्रेट होंगे, उनको बदल देगा शुगर में। और दूसरा जो हमारा है लाइसोजाइम,
जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये लाइसो एंजाइम क्या करेगा, जो भी हमारे भोजन के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं हमारे भोजन के अंदर, जो भी बहुत सूक्ष्म वायरस बैक्टीरियाएं होती हैं, उन जीवाणुओं को, ठीक है, उन वायरस बैक्टीरिया को ये नष्ट कर देते हैं। जो कम शक्तिशाली होते हैं, जो कम ताकतवर होते हैं, उन जीवाणुओं को ये नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये देखिए स्टार्च को जब शुगर बदलते हैं शुगर के अंदर, तो हमारे भोजन के अंदर मिठास आ जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कर्णपूर्व ग्रंथियां। दूसरा है हमारा अधोहनु ग्रंथियां। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। सब मैक्सिलरी ग्लैंड दूसरे नंबर पे आती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे दोनों जबड़े, ठीक है, वो नीचे वाले जो जबड़े होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने बनाया ये इस तरह से जबड़ा बना, नीचे वाला जबड़ा बना, ठीक है, तो अधोहनु जो ग्रंथि होती है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है, वो हमारे निचले जबड़े के पश्च भाग में, नीचे वाला जबड़ा जो बना उसके पश्च भाग में स्थित होती हैं। दोनों जो नीचे वाला ये जबड़ा हुआ है, नीचे वाला जो जबड़ा है इसके पश्च भाग में, पीछे दोनों साइड, ठीक है, एक इधर एक इधर, पश्च भाग में स्थित होती हैं। ठीक है, ये पश्च भाग में स्थित होती हैं और यहाँ से क्या होती है, एक नलिका निकल के आती है अंदर अंदर, जो हमारे आगे जो कृंतक दांत ये लगे होते हैं, इन कृंतक दांतों के पास आकर के खुलती है। ठीक है, और उस नलिका का नाम है वार्टन्स नलिका। ठीक है, इनका नाम है वार्टन्स नलिका। ठीक है, ये नलिकाएं जो होती है उन्हें कहते हैं वार्टन्स नलिका। यानी अब हमारा देखिए दूसरा जो है अधोहनु ग्रंथि। अधोहनु ग्रंथि जो होती है वो हमारे निचले जबड़े के पश्च भाग में स्थित होती है और यहाँ से यहाँ स्थित होती है, लेकिन यहाँ से वो एक नलिका होती है वार्टन्स नलिका। उस वार्टन्स नलिका के द्वारा जो भी ये लार बनाते हैं, उन लार को आकर के आगे जो कृंतक दांत है इसके पास यहाँ आकर के वो अंदर से यहाँ आकर के यहाँ पर स्रावित करते हैं। यहाँ से वो जो नलिका होती है वो आकर के वहाँ पे स्रावित करती है। अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। ठीक है, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा यानी सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल थी। ठीक है, सबलिंगुअल जो होती है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सबलिंगुअल जो है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी होती है। पहले नंबर पे हमारी होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, दूसरे नंबर पे सबलिंगुअल और तीसरे नंबर पे होता है हमारा अधोजिह्वा। ठीक है, अब जानते हैं अधोहेनु। अधोजिह्वा जानते हैं जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी है। ये क्या होती है कि हमारे जीभ के नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये हमारा जो जीभ है, जीवा जो होती है उसी जीवा के ठीक नीचे स्थित होती है। जैसे हमने ये जबड़े के अंदर ये जीभ की संरचना बनाई, तो इसी जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है वो ग्रंथि। ठीक है, ठीक नीचे स्थित होती है और यहाँ सर एक नलिका निकलती है। ठीक है, उस नलिका को हम कहते हैं बर्थोलीन। ठीक है, बर्थोलीन नामक एक नलिका निकलती है, उसी नलिका के द्वारा ये लार को आकर के यहाँ पे स्रावित करते हैं। ठीक है, बर्थोलीन नामक नलिका से आकर के यहाँ पर उस लार को स्रावित करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कर्णपूर्व, दूसरा हो गया अधोहनु और तीसरा हो गया अधोजिह्वा ग्रंथियां। ठीक है, अब जानते हैं कि जो हमारे लार से एंजाइम्स निकलते हैं वो हमारे सरल कार्बोहाइड्रेट को पाचन कर देते हैं। ठीक है, जो भी सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन हमारे मुख में हो जाता है। तो वो उनके सरल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सरल जो हमारे स्टार्च जो होते हैं, उन स्टार्चों को पाचन करने के लिए जो होता है टायलिन एंजाइम होता है। मैंने आगे बताया पहले ही, टायलिन होता है। ठीक है, टायलिन नामक एंजाइम होता है और ये टायलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को बदल देता है शुगर में। ठीक है, उस स्टार्च को शुगर बदलता है जिससे कि हमारे भोजन के अंदर मिठास आ जाता है। शुगर मीठा, तो मिठास आ जाती है। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ठीक है, याद रखिएगा लाइसोजाइम। दूसरी एंजाइम होती है लाइसोजाइम और ये लाइसो एंजाइम क्या करता है कि हमारे भोजन के अंदर जो भी सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जो भी छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, उन सूक्ष्म कणों को उन सूक्ष्म जीवों को जो भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जैसे वायरस हुए, बैक्टीरिया हुए, जो भी होते हैं उनको वो क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको नष्ट कर देते हैं और हम थोड़े संतुलित रहते हैं। और जो थोड़े शक्तिशाली होते हैं उनको लाइसोजाइम्स नहीं मार पाते, तो वो हमारे अंदर पहुंच करके बीमारी पैदा कर देते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, यकृत। ठीक है, पहला हमारा था लार ग्रंथि जो कि हो गया, दूसरा देखते हैं यकृत। यकृत क्या है भाई, यकृत हमारे ग्रंथियों का, जो भी हमारी पाचन ग्रंथियां हैं उससे उन सभी में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई, सभी ग्रंथियों में से
सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। जो भी यकृत है, यानी हमने जो भी चीजें पढ़ा, देखिए हमने इससे पहले लार पढ़ा, लार ग्रंथियां, तो उन लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी जो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि होती है। लेकिन अगर सभी ग्रंथियों की बात करें तो उन सभी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत हमारा है, यानी हमारा लीवर है, ठीक है। और ये लगभग में, ठीक है, इसका जो भार होता है, लगभग में 1500 ग्राम, ठीक है, 1500 ग्राम, यानी ये कह लें 1.5 kg के लगभग में होता है यकृत, ठीक है। यकृत जो होता है लगभग में 150 ग्राम तक ये होता है, ठीक है, यानी 1.5 kg तक होता है। ये हमारे, देखिए अब इसकी स्थिति जो होती है, ये हमारे डायफ्राम, ठीक है, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम इस तरह से बना होता है, इस डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के ऊपर की जो पूरी संरचना होती है उसे हम कहते हैं वक्ष गुहा, और डायफ्राम के नीचे की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं उदर गुहा। तो इस उदर गुहा में, डायफ्राम के नीचे इस उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है, इस तरह से उदर गुहा में ये स्थित होता है। और ये क्या होता है? 3 पालियों में बटा होता है, ठीक है। और यहां से हमारा इस तरह से आमाशय निकला होता है, आमाशय, देखिए अब ये हमारा यकृत, ठीक है, ये हो गया हमारा यकृत, लीवर हो गया। अब यहीं से एक नलिका निकलती है और उस नलिका के द्वारा एक ब्लैडर बनता है, इस तरह से एक थैली जैसी संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। ये हमारा यकृत है। यकृत का भाग हो गया लगभग में 150 ग्राम होता है, यानी 1.5 kg के लगभग में कह लें। और ये यकृत जो होता है, ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यकृत जो होता है ये 3 पालियां होती हैं, इनकी 3 पाली होती है, ठीक है। यकृत के 3 पालियों में बटे होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इन पालियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस को स्रावित करती हैं, ठीक है, वो पित्त रस को स्रावित करती हैं। देखिए यानी यकृत जो हुआ, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्त रस को स्रावित करती हैं, लेकिन इस पित्त रस को एकत्रित कौन करता है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है? एकत्रित करता है, ठीक है। पित्ताशय जो होता है ये हमारा पित्ताशय है, ये पित्ताशय भाग इनको एकत्रित कर लेगा। यानी यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो रिलीज करती हैं पित्तरस को, वो रिलीज करती हैं, बनाती हैं, लेकिन इकट्ठा नहीं करती। तो इकट्ठा कौन करता है? पित्तरस, पित्ताशय करता है। और पित्ताशय एकत्रित करके यहाँ से, ठीक है, पित्ताशय जो है एकत्रित करके फिर ये इसे भेजेगा ग्रहणी वाले भाग में। तो फिर यहाँ पित्ताशय से एक नलिका निकलती है और वो नलिका आकर के हमारे ग्रहणी वाले भाग में खुलती है, ठीक है। और पित्तरस जो होता है इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है, इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। उसकी पित्तरस की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षार प्रकृति के होते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे आमाशय, ठीक है, आमाशय जो होता है ये HCl को रिलीज करता है, ठीक है, HCl। और इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है अम्लीय होती है। HCl की प्रकृति अम्लीय होती है। तो यानी जो भी हमारा भोजन होता है उनके अंदर अम्लीयता हो जाती है। तो उस अम्लीयता को दूर करने के लिए जब ये भोजन हमारे निकल करके ग्रहणी में पहुंचते हैं तो उसी ग्रहणी में पित्ताशय आकर के मिलता है जो कि पित्तरस को स्रावित करता है, और वो पित्तरस आकर के हमारे भोजन के साथ ग्रहणी वाले भाग में मिल जाता है जिसकी प्रकृति होती है क्षारी। और भोजन का हमारा हो गया अम्ली और ये हो गया क्षारी। तो अम्ली और क्षारी दोनों एक साथ मिल करके उस भोजन को उदासीन कर देते हैं। और जब भोजन उदासीन हो जाता है तब वो पचने योग्य हो जाता है, तब वो पचने लगता है, ठीक है। अगर वो भोजन अम्लीय प्रकृति में ही चला जाए, अगर वो भोजन अम्लीय प्रकृति में हमारे छोटी आंत में चला जाए तो उसका पाचन नहीं होगा, ठीक है। वो अम्लीय प्रकृति के होने की वजह से जो हमारी उसका अवशोषण नहीं होगा, पाचन नहीं होगा अच्छे से, जो हमारी रसांकुर होते हैं छोटी आंत में वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी चीज देखते हैं, ये हो गया पित्ताशय का पहला कार्य हो गया। दूसरा पित्ताशय का कार्य क्या होता है कि जो इसकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो एक हार्मोन्स बनाती हैं। वो हार्मोन्स का नाम है हिपैरिन, ठीक है, वो हिपैरिन होता है। वो एक हार्मोन्स बनाएंगे, उस हार्मोन्स का नाम है हिपैरिन। और हिपैरिन जो हार्मोन्स है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिल जाता है, ठीक है, वो हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद यहाँ से जो हमारा यकृत है वो जब बनाएगा
हिपैरिन को, तो हिपैरिन हमारे ब्लड में मिलेगा, यानी जो हमारी इस तरह से वाहिनियां हैं, ठीक है, इन वाहिनियों के अंदर जो भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, जो ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर रहा है, तो हिपैरिन इनके अंदर मिल करके इनको तरलता बनाते हैं, यानी इनको थक्का जमने से रोकते हैं। हिपैरिन पदार्थ जो है उसके उपस्थिति से, उसके आ जाने से हमारा ब्लड हमारी वाहिनियों में थक्का नहीं जमता, उनको थक्का जमने से हिपैरिन रोकता है। ठीक है, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है कि जो यकृत जो होता है, ठीक है, जब हमारी छोटी आंत से, ठीक है, जो हमारी छोटी आंत से ग्लूकोज एकत्रित होता है, ठीक है, नीचे जो छोटी आंत है इससे जो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, ये ग्लूकोज जो बनता है, ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में पहुंचता है और ये ब्लड के द्वारा हमारे सभी कोशिकाओं तक, जितने भी हमारे शरीर की जीवित कोशिका होती है उनके पास पहुंचता है। फिर वहां से अगर जो हमारा ग्लूकोज है उन सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाए, सभी कोशिकाओं तक पहुंचने के बाद अगर ब्लड रुक जाता, मतलब जो ग्लूकोज है वो बच जाता है, तो जो ग्लूकोज बच जाता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं। ठीक है, यकृत क्या काम करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और जब वो ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं तो उनको एकत्रित कर लिया जाता है, और जब कभी भी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो उसी ग्लाइकोजन से हम फिर से ग्लूकोज का निर्माण करके हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन विषम परिस्थिति में जब ग्लूकोज जो होता है, अगर वो ग्लाइकोजन में बदल जाए और ग्लाइकोजन भी अधिक मात्रा में हो जाए, ठीक है, वो ग्लाइकोजन खत्म ना हो पाए, ग्लाइकोजन भी अधिक मात्रा में हो जाए, तो उसी ग्लाइकोजन के द्वारा, ठीक है, हमारे अंदर मधुमेह वाला रोग हो जाता है। ठीक है, मधुमेह वाला रोग हो जाता है, ठीक है, शुगर वाली बीमारी हो जाती है। तो इस वजह से ज़्यादा ग्लूकोज भी हानिकारक है। ठीक है, ये हो गए 3 कार्य। चौथे क्या है कि जो हमारा यूरिन होता है, ठीक है, जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर उपस्थित जो विषैले पदार्थ होते हैं उन विषैले पदार्थों को कम कर देते हैं, थोड़े कम विषैले कर देते हैं यकृत के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए 4 यकृत के कार्य। और देखिए ये दोनों चीजें हिपैरिन, और देखिए एक एंजाइम से यहाँ से और निकलता है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये यकृत से ही रिलीज होंगे। एक और दूसरी एंजाइम जो होती है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है कि जब हमारे प्रोथ्रोम्बिन जो होता है जब हमारे नसों में, ठीक है, यानी हमें हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर चोट लग गया, ये नसें कट गई, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ब्लड बहने लगेगा बाहर, ठीक है, ब्लड की ब्लीडिंग होने लगेगी, ब्लड जब आने लगेगा। तो अब देखिए ये हिपैरिन था इनके अंदर, तो हिपैरिन इनको थक्का जमने से रोकता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमें चोट लगती है या तो हमें मतलब चोट लगे या तो किसी तरह से कट पड़ जाए, जब ब्लडिंग होने लगती है, तो इस ब्लडिंग में क्या होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो चोट लगने पर रक्त को थक्का जमा देता है। जहां भी हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कहीं भी हमें चोट लग जाए, तो उन चोट में, ठीक है, जो चोट लग जाते हैं उन चोट से वो क्या करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन वहां से जो ब्लड रिलीज होते रहते हैं, जो ब्लड निकलते हैं, जो खून बहता रहता है, उन खून को वो रोक देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति को शुगर की मरीज होता, अगर शुगर का मरीज है, ठीक है, अगर शुगर रोग है उस व्यक्ति को, तो उसका जो ब्लड होता है, जब चोट लगने पर उसका ब्लड जो होता है वो जल्दी थक्का नहीं जमता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन के की जो कमी हो जाती है और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये जो होते हैं अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यकृत का कार्य। अगला देखते हैं हम अग्नाशय। ठीक है, पैनक्रियाज जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय को देखते हैं। अग्नाशय की जो संरचना होती है, ठीक है, वो देखिए अग्नाशय जो होता है वो हमारे शरीर जो भी है उसमें दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होता है हमारा यकृत, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो होती है अग्नाशय। ठीक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग में, ठीक है, 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई जो होती है लगभग में 12 से 15 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई होती है लगभग में 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस संरचना जो होती है इसकी, ठीक है, संरचना जो होती है वो पत्ते जैसी और अल्फाबेट में जे आकार की होती है। जे के आकार की होती है, जे आकार की होती है। ठीक है, अब ये जो इसकी स्थिति होती है, ठीक है, स्थिति जो होती है, ये स्थिति इसकी आमाशय के ठीक नीचे, ठीक है, जो हम इस तरह से आमाशय बनाते हैं ना, ये आमाशय के ठीक
नीचे स्थित होती है, यानी ये आमाशय हुआ और ये आमाशय के ठीक नीचे इस तरह से यहाँ से एक ग्रंथि निकली होती है, पत्ते के जैसी इस तरह संरचना बनी होती है, उसे हम कहते हैं अग्नाशय। ये हमारा है अग्नाशय। अग्नाशय की संरचना जो होती है, ठीक है, वो हमारे आमाशय के नीचे और शेषांत्र नीचे से होता है, उस शेषांत्र के ऊपर, यानी दोनों के बीच में स्थित होती है, यानी आमाशय के नीचे और शेषांत्र के ऊपर, यानी ग्रहणी वाले भाग से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये छोटे छोटे पिंडकों से बने होते हैं। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है वो छोटे छोटे पिंडकों से मिले होते हैं, पिंडकों से मिलकर बने होते हैं। और जो पिंडक होते हैं और इन पिंडक की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये तो छोटे छोटे पिंडक से बने होते हैं और इन पिंडकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो रस को स्रावित करती हैं, जो एंजाइमों को, हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ठीक है, अब ये पिंडक जो होते हैं ये छोटे छोटे जो पिंडकों से बनी होती हैं, तो इन पिंडकों के बीच में लैंगर-हैंस की द्वीपिका पाई जाती है। ठीक है, इन पिंडकों के बीच में लैंगर-हैंस की द्वीपिका, लैंगर-हैंस की द्वीपिका पाई जाती है। जो पिंडक होते हैं उन पिंडकों के बीच में लैंगर-हैंस की द्वीपिका पाई जाती है। और ठीक है, लैंगर-हैंस की जो द्वीपिका होती है वो अंतःस्रावी भाग को बनाती है। ठीक है, इनके दो, ठीक है, दो भाग होते हैं, एक अंतःस्रावी भाग होता है और एक होता है बाह्य। ठीक है, एक होता है अंतःस्रावी और दूसरा होता है बाह्यस्रावी। तो लैंगर-हैंस की द्वीपिका जो होती है वो अंतःस्रावी भाग का निर्माण करती है, अंतःस्रावी भाग को बनाती है। अंतःस्रावी भाग जो होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है, वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। और बाह्यस्रावी भाग जो होता है वो रिलीज करता है अग्न्याशयी रस को, वो रिलीज करता है अग्नाशयिक रस को, अग्नाशयी रस को रिलीज करता है। ठीक है, यानी देखिए ये जो होते हैं पेनक्रियाज जो होता है हमारा, जो अग्नाशय होता है वो छोटे छोटे पिंडकों से बना होता है और इन पिंडक की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्रावी भाग को बनाती हैं और इन्हीं पिंडकों के बीच में लैंगर-हैंस की द्वीपिका उपस्थित होती है और लैंगर-हैंस की जो द्वीपिका होती है वो अंतःस्रावी भाग को बनाती है और अंतःस्रावी भाग जो होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है बाह्यस्रावी भाग, और बाह्यस्रावी भाग जो होता है वो अग्नाशयी रस को बनाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, इसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी भाग और बाह्यस्रावी भाग दोनों बनाती है। जो बाह्यस्रावी भाग होता है वो एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और अंतःस्रावी भाग जो होता है वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो अब जानते हैं हम अंतःस्रावी भाग जो है, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उन जानते हैं दोनों कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला होता है बीटा कोशिकाएं, बीटा कोशिका, और एक होता है अल्फा कोशिका। ठीक है, बीटा कोशिका जो होती है वो रिलीज करती है इंसुलिन को। ठीक है, बीटा कोशिका जो होती है वो इंसुलिन को रिलीज करती है। बीटा कोशिकाएं जो होती हैं ग्लूकेगान, वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी भाग जो होते हैं वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, यानी इनकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन को रिलीज करती हैं और अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करती हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम अग्नाशयी रस। ठीक है, दूसरा चर्चा करते हैं अग्नाशयी रस की। अग्नाशयी रस मतलब जो बाह्यस्रावी भाग होता है वो अग्नाशयी रस को रिलीज करता है और ये अग्नाशयी रस जो होते हैं वो उनमें पहला नंबर आता है एमाइलेज का, एमाइलेज। ठीक है, पहले नंबर पे आता है अग्नाशयी रस में एमाइलेज। एमाइलेज जानते हैं, एमाइलेज क्या होता है? जैसे हमने लार ग्रंथि को पढ़ा, तो लार ग्रंथि में जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम शुगर में बदल देते हैं, जो स्टार्च होते हैं उनको शुगर में बदल देते हैं, लेकिन जो थोड़े जटिल होते हैं जो वहाँ पर परिवर्तित नहीं हो पाते हैं उनका पाचन जो होता है अग्नाशयी रस के द्वारा, जो एमाइलेज होता है, इस एमाइलेज के द्वारा जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका पाचन होता है। ठीक है, दूसरा हमारा है इसी में, दूसरे नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे आता है हमारा लाइपेज। ठीक है, दूसरे नंबर पे है लाइपेज। ठीक है, लाइपेज का काम क्या होता है? जो लाइपेज होता है वो हमारे
वसा को वसी अम्ल में बदलता है, ठीक है, वसा को वसी अम्ल में बदलता है। और तीसरा आता है ट्रिप्सिन, तीसरे नंबर पे है ट्रिप्सिन, तीसरे नंबर पे ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो होता है, ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है वो हमारे प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अग्नाशय, ठीक है, तीसरे नंबर का था हमारा अग्नाशय। तो ये काम हुआ अग्नाशय का, ठीक है। और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेक्चर 6। ये चैप्टर जो है पूरे लेक्चर 6 तक लेक्चर हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ हमारा जो पाचन था वो कंप्लीट हो गया। और अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन, ठीक है, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है, ठीक है, श्वसन की सारी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।